नमस्कार दोस्तों, सक्से विस्टा क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम मध्यकालीन इतिहास की वीडियो श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें हम मुगल वंश का अध्ययन कर रहे हैं। पहले वीडियो में दोस्तों हमने बाबर भारत में किस तरीके से मुगल वंश की स्थापना करता है पूरा डिटेल में समझा, और बाबर से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हमने पूरा का पूरा बाबर के चैप्टर को कंप्लीट किया है। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो श्रृंखला की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद वहां पर हम लगातार वीडियो के साथ साथ इस वीडियो श्रृंखला की पीडीएफ भी अपडेट कर रहे हैं, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हुमायूं से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हुमायूं के बारे में बेसिक जान लेते हैं। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था और हुमायूं का जन्म जो होता है 1508 ईस्वी में होता है काबुल के अंदर। तो याद रखिए कहां पर भाई हुमायूं का जन्म होता है, काबुल में हुमायूं का जन्म होता है 1508 ईस्वी में। और इसकी माता का नाम है महाम बेगम और पिता जो है बाबर। तो ये बेसिक पॉइंट्स आपसे कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं। आप देखते हैं 1530 ईस्वी से लेके 1540 ईस्वी तक हुमायूं ने भारत पर राज्य किया। फिर उसके बाद 1540 से लेके 1555 के बीच भारत से निर्वासित जीवन व्यतीत करता है हुमायूं। इस दौरान सूरी वंश भारत पर राज्य करता है, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हुमायूं को शेरशाह सूरी परास्त करता है और भारत पर राज्य करता है। तो 1555 और 56 एक साल के लिए ये भारत पर सूरी वंश के बाद में राज्य कर पाता है। तो आप देखेंगे बाबर के जो थे कुल 4 पुत्र थे, उसमें हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था, उसके बाद कामरान, अस्करी और हिंदाल, और हुमायूं की एक बहन भी थी अर्थात बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी ये हुमायूं की सिस्टर बाबर की पुत्री थी। इसी के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है, जिसे आप इतिहास में पढ़ेंगे। हुमायूं अपने पिता की राजगद्दी को संभालने से पहले बदखसा का सूबेदार हुआ करता था। ये प्रश्न कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया कि हुमायूं जो था राजगद्दी पे बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था। तो याद रखिए बदखसा का सूबेदार हुआ करता था हुमायूं। अब आइए देखते हैं हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां। जब हुमायूं 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है तो हुमायूं को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले तो हुमायूं ने साम्राज्य का विभाजन करना पड़ा। दोस्तों, जैसा कि बाबर जो था, बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात हुमायूं सम्राट बने, लेकिन उसके जो बाकी के पुत्र हैं, बाकी के 3 पुत्र हैं जिसमें कामरान, अस्करी और हिंदाल, हुमायूं इनके साथ नाइंसाफी ना करे, इनको भी अपने साम्राज्य में हिस्सा दे। तो बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार ही वह साम्राज्य का विभाजन कर देता है। कामरान को काबुल और कंधार वाला रीजन देता है। आप इससे याद रख सकते हैं, का से कामरान है और काबुल और कंधार दोनों का से स्टार्ट है, तो आप इजीली याद रख सकते हैं। अस्करी को जो है संभल वाला प्रदेश देता है अस्करी को, और हिंदाल को मेवात वाला प्रदेश दे देता है। तो ये याद रखिए, कई बार आपसे एग्जाम में यही बेसिक पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि कौन से अपने भाई को कौन सा एरिया देता है हुमायूं। दूसरा जो है रिक्त राजकोष। दोस्तों, जब बाबर जब दिल्ली पर अधिकार कर लेता है तो दिल्ली का जो राजकोष होता है वह अपने सैनिकों में खुले हाथों से बांटता है। इसी की वजह से देखेंगे उसका राजकोष जो था वह रिक्त हो जाता है। और दूसरा दोस्तों, जब वह पानीपत का 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत का युद्ध जो लड़ा था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, जब वह पानीपत का युद्ध जीत जाता है तो काबुल की जनता को क्या करता है, वह चांदी के सिक्के दे देता है, दान में चांदी के सिक्के देता है। इसी के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि भी दी जाती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो ये भी एक कारण रहा, खुले हाथों से काबुल की जनता को चांदी के सिक्के देना, यह भी राजकोष के रिक्त होने का एक मुख्य कारण रहा। और दोस्तों, जब हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है बाबर की मृत्यु के पश्चात, तो उसने भी कोई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए नहीं। यह भी एक कारण रहा राजकोष के रिक्त होने का।
तो ये राजकोष, जो रिक्त राजकोष था, ये भी हुमायूं की प्रारंभिक चुनौतियों में एक है। अब दोस्तों देखिए, जो राजपूत समस्या है, जब आप देखेंगे खानवा का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, भले ही राणा सांगा पराजित हो जाता है और मारा जाता है, उसके बाद आप देखेंगे बाबर साम्राज्य स्थापित कर लेता है स्थायी रूप से, लेकिन ये राजपूतों की समस्या यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि राणा सांगा का जो पुत्र था रतन सिंह, ये भी राजपूतों को एकत्र करता है और पूरी सामूहिक शक्ति के साथ हुमायूं की नाक में दम कर देता है। तो ये भी एक समस्या रही, राजपूतों की समस्या, जिसने हुमायूं को परेशान किया। अब अगली समस्या जो थी हुमायूं के जीवन की, वो अफगान समस्या थी। दोस्तों भले ही बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को युद्ध में परास्त कर दिया और उसे मार दिया, लेकिन अफगान जो थे पूरे भारत में बिखरे हुए थे, चाहे वह गुजरात वाला रीजन हो, चाहे बिहार का रीजन हो या बंगाल का रीजन हो, चारों तरफ अफगान बिखरे हुए थे किसी न किसी रूप में। तो भले ही इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में मारा जाता है, लेकिन यहीं पर यह समस्या अफगानियों की समाप्त नहीं होती है। क्या होता है, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों में अफगान समस्या सर्वप्रमुख थी। राजपूतों के साथ साथ जो अफगान सरदार थे, ये भी पुनः अपने राज्य प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे। जो इब्राहिम लोदी के हाथ में अफगान साम्राज्य था, उसको इब्राहिम लोदी परास्त हो जाता है, तो अफगान जो थे उसी इब्राहिम लोदी के साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा लगातार कर रहे थे। इसके लिए वह क्या कर रहे थे, इब्राहिम लोदी भले ही युद्ध के मैदान में पराजित हुआ और मारा गया, लेकिन दोस्तों इससे अफगान की शक्ति का उन्मूलन नहीं हुआ। और इब्राहिम लोदी का जो भाई था, ये महमूद लोदी, जो आप देखेंगे महमूद लोदी के खिलाफ बाबर ने भी अभियान छेड़ा था, जो अफगानियों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था, जो बिहार और बंगाल की जो संयुक्त अफगान सेना थी, उसका नेतृत्व यही इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ही कर रहा था। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जब घाघरा का युद्ध में बाबर इसके खिलाफ अभियान छेड़ता है, तो यह बंगाल की ओर भाग जाता है, इस वजह से ये मारा नहीं जाता है। और आगे आने वाले मुगलों के शासक, जिसमें हुमायूं रहा, इसकी नाक में दम करता है यह महमूद लोदी। अब देखिए, शासक जो नसरत शाह की सहायता से पुनः अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करना चाहता था, बिहार में शेर खान भी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहा था। दोस्तों ये शेर खान जो है, शेर खान ही है जो हुमायूं को भारत से बेदखल कर देगा और भारत में सूरी वंश की स्थापना करेगा। अब आगे देखते जाइए, शेर खान जो भले ही अभी चुनारगढ़ के किले तक सीमित है, लेकिन आगामी धीरे धीरे जैसे जैसे ये अपनी कूटनीति के साथ साथ जो राजनीति खेलेगा, उस राजनीति के दम पर यह शेर शाह सूरी बन जाएगा और भारत की जो केंद्रीय सत्ता है उससे हुमायूं को बेदखल कर देगा और भारत में एक नवीन वंश, भले ही अफगान वंश ही रहेगा, सूरी वंश की स्थापना करेगा यही शेर खान। तो यह शेर खान भी हुमायूं के लिए एक समस्या रहा है। और दोस्तों इसके अलावा देखिए और कौन था जो हुमायूं को भारत से बेदखल करना चाहता था। इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खान भी घात लगाए बैठा हुआ था। दोस्तों ये आलम खान गुजरात में राज्य कर रहा था, ये भी इब्राहिम लोदी से ही संबंधित था, उसका चाचा था, क्योंकि इब्राहिम लोदी के ही रिश्तेदार भारत में लगातार शासन कर रहे थे। चाहे इब्राहिम लोदी का भाई वो बिहार वाले रीजन में रहा हो, और जिसे महमूद लोदी के नाम से जानते हैं, और गुजरात, ये गुजरात वाले रीजन में आप देखेंगे, ये गुजरात वाला रीजन, इसमें आलम खान था, तो इधर गुजरात हो गया, इधर बिहार हो गया, बीच में जो था आगरा दिल्ली वाला रीजन जहां पर हुमायूं राज्य कर रहा था। तो दोनों तरफ से लगातार हुमायूं के लिए अफगान सेना जो थी नाक में दम करे जा रही थी। तो अब देखते हैं ये प्रश्न, देखिए अगला पॉइंट देखिए, हुमायूं ने कौन कौन से सैन्य अभियान शुरू किए, उनको देखते हैं। हम क्रम से देखेंगे कि कौन कौन से हुमायूं के द्वारा सैन्य अभियान चलाए गए। सबसे पहले कालिंजर के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया गया। ये 1531 ईस्वी में सैन्य अभियान चलाया गया। ये उस समय जो था कालिंजर का शासक जो था प्रताप रुद्रदेव था। दोस्तों जब कालिंजर के खिलाफ सैन्य अभियान 1531 ईस्वी में हुमायूं चला रहा था, उसी समय महमूद लोदी, जो इसे हमने आपको ऊपर बताया, ये इब्राहिम लोदी का ही भाई था और ये बिहार और बंगाल वाले रीजन में लगातार एक्टिव था, सक्रिय था।
तो उसी समय जब कालिंजर के खिलाफ अभियान चल रहा था हुमायूं का, उसी समय उसको खबर मिलती है हुमायूं को कि जो महमूद लोदी है ये बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। तो ये हुमायूं क्या करता है, हुमायूं धन और सैनिकों की जो क्षतिपूर्ति हुई है वह प्रताप रुद्रदेव से लेकर वापस लौट आता है। मतलब वह कालिंजर के किले को पूर्णतः जीतता नहीं है। हुमायूं की सबसे बड़ी मूर्खता यही रही कि उसने जितने भी सैन्य अभियान चलाए उसमें या तो वह कुछ धन अथवा कुछ सैन्य लाभ पाकर ही संतुष्ट हो गया। जैसे उसने कालिंजर के किले को पूर्णतः नहीं जीता, जबकि वह चाहता तो इस कालिंजर के किले को यहाँ पर खत्म कर सकता था और अपना अधिकार कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, शासक प्रताप रुद्रदेव से उसने सैनिक क्षतिपूर्ति और धन लेकर ही वह संतुष्ट हो गया और आगरा वापस लौट आया। अब आइए देखते हैं अगला सैन्य अभियान उसका कौन सा रहा। अब देखिए ये दूसरा सैन्य अभियान जो 1532 ईस्वी में चलाया उसने दोहरिया का अभियान था। इसमें महमूद लोदी जो हुआ पराजित हो गया। ये दोस्तों दोहरिया का सैन्य अभियान जो अभी महमूद लोदी बिहार और बंगाल वाले रीजन में एक्टिव है, ये उसके खिलाफ था दोहरिया का अभियान। इसमें महमूद लोदी पराजित हो जाता है। फिर इसके बाद तीसरा जो अभियान चलाया उसने चुनारगढ़ के किले का घेरा। ये चुनारगढ़ का किला वही है जिसे हमने आपको अभी बताया था शेर खान, जो भविष्य में शेर शाह सूरी के नाम से विख्यात होता है, ये वही शेर खान है। ये 1532 ईस्वी में हुमायूं के पास एक सुनहरा अवसर था शेर खान के अस्तित्व को समाप्त करने का और इसके अस्तित्व को भारत से अस्त करने का बहुत ही सुनहरा अवसर था। लेकिन यहां भी हुमायूं के दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। 4 महीने तक हुमायूं ने इस चुनारगढ़ के किले को घेरा डाला रहा। 4 महीने तक घेरा डालने के पश्चात शेर खान ने अपनी कूटनीति और राजनीति का सहारा लेते हुए उसने क्या किया, उसने अपने पुत्र कुतुब खां को अफगान सैन्य टुकड़ी के साथ हुमायूं के दरबार में भेजना स्वीकार कर लिया, मतलब समझौता कर लिया। यहां पर शेर खां की बुद्धिमानी थी और हुमायूं की मूर्खता थी। हुमायूं ने इस एग्रीमेंट को, इस समझौते को स्वीकार कर लिया और इस तरीके से शेर खां को अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने और अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने का एक अवसर मिल गया, उसे समय मिल गया। तो यहां पर हुमायूं की सबसे बड़ी मूर्खता रही, वह शेर खां के अस्तित्व को समाप्त कर सकता था लेकिन उसने चुनारगढ़ के किले को जीता नहीं और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी शेर खां को पनपने का एक सुनहरा अवसर दे दिया। अब देखिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, जमान मिर्जा। दोस्तों ये बिहार के रीजन में अगला उसका अभियान रहता है। जमान मिर्जा और सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को 1534 ईस्वी में वह दबा देता है हुमायूं। ये बिहार के रीजन में था 1534 ईस्वी में, आप याद रखिए। ये उसके सैन्य अभियान के क्रम में है। जमान मिर्जा और सुल्तान मिर्जा 1534 ईस्वी में ये विद्रोह कर देते हैं और वह इनके विद्रोह को दबा देता है। अब पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है ये सारंगपुर का युद्ध। दोस्तों ये गुजरात के रीजन में आप देखेंगे बहादुर शाह काफी एक्टिव था और ये लगातार हुमायूं की नाक में दम किए जा रहा था। तो याद रखिए 1535 से 36 ईस्वी में ये उसका सारंगपुर का युद्ध होता है। इसमें क्या हुआ, गुजरात का शासक था बहादुर शाह, इसने हुमायूं से ये हार जाता है और मांडू भाग जाता है। ये बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह हुमायूं से हारने के बाद मांडू भाग गया। इसी क्रम में क्या हुआ, इस तरह हुमायूं जो था मांडू और चंपानेर पर विजय हासिल कर लेता है और बाद में मालवा और गुजरात को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। तो याद रखिए दोस्तों, सारंगपुर के युद्ध को जीतने के साथ साथ जो सारंगपुर का युद्ध जीतने के बाद उसके हाथ में एक तो मांडू आ गया, चंपानेर आ गया और मालवा और गुजरात भी उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। यहां भी हुमायूं की एक मूर्खता रही, वह इस युद्ध को जीतने के बाद मांडू में विश्राम करने बैठ जाता है और वह बहादुर शाह के अस्तित्व को यहां भी समाप्त नहीं करता है। और वही दुर्भाग्य रहा, बहादुर शाह ने क्या किया, पुर्तगालियों से सहयोग लिया। उस समय पुर्तगाली भी लगातार गुजरात वाले रीजन में एक्टिव हो चुके थे। तो इस बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से सहयोग लिया और पुर्तगालियों की सहायता से उसने पुनः गुजरात एवं मालवा पर अधिकार कर लिया। गुजरात एवं मालवा पर उसने पुनः अधिकार कर लिया। हालांकि उसकी मृत्यु 1537
1-2 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। 1537 ईस्वी में बहादुर शाह मर जाता है। तो इस वजह से यह सारंगपुर वाला रीजन जो था, आप देखेंगे मांडू और गुजरात मालवा वाला रीजन ज़्यादा दिनों तक बहादुर शाह के कब्जे में नहीं रहा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। अब अगला उसका अभियान है चुनारगढ़ किले का घेरा। अब दोस्तों ये शेर शाह सूरी वाला ही चुनारगढ़ किला फिर आ गया। 1537 ईस्वी में यह पुनः चुनारगढ़ के किले को घेर लेता है। किले पर हुमायूं ने अधिकार भी कर लिया। और अधिकार करने के बाद, चुनारगढ़ के किले पर अधिकार करने के बाद वह क्या हुआ, बंगाल की ओर बढ़ा। बंगाल की ओर बढ़ा, उसने गौड़ के पास, गौड़ दोस्तों क्या है, गौड़ बंगाल की उस समय राजधानी हुआ करती थी गौड़। वहां के पास में स्थानीय सरदारों से युद्ध करता है और माना जाता है इस युद्ध में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई, निर्मम हत्याएं हुई। इसी वजह से उसने उस जगह का नाम जन्नताबाद रख दिया। ये हुमायूं ने ही रखा था जन्नताबाद। ये बंगाल में ही जगह है जहां पर ये युद्ध हुआ था, गौड़ के पास में ही जगह है। यहां पर बहुत सारी हत्याएं हुई, इस वजह से इसका नाम जन्नताबाद पड़ा। अब जो है चौसा का युद्ध, अगला अभियान जो चलाया उसने चौसा का युद्ध। ये 27 जून 1539 ईस्वी को, जब दोस्तों बंगाल को जीतने के क्रम में वह वापस लौटता है, हुमायूं जब वापस लौट रहा होता है, उसी समय शेर खां खड़ा होता है। और उसी माना जाता है इस चौसा के युद्ध में हुमायूं की सेना और शेर खां की सेना लगभग 2 से 3 महीने तक आमने सामने खड़ी रही। और शेर शाह सूरी जो था, शेर खां, वह बारिश के मौसम का इंतजार कर रहा था। तो बारिश के मौसम में, जैसे ही बारिश का मौसम आया, और शेर खां जो था यह बारिश के मौसम में युद्ध करने का बहुत अभ्यासी था, तो माना जाता है बाढ़ आ गई। और बाढ़ आ गई उसी समय, रात्रि के समय शेर खां ने हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं पर आक्रमण करने के क्रम में हुमायूं अपना जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और उसे एक निजाम नामक भिश्ती जो था उसने उसकी जान बचाई। जो हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, उसमें इसका वर्णन मिलता है कि उस भिश्ती को कन्नौज विलग्राम में पहुंचने के बाद हुमायूं ने 1 दिन के लिए सम्राट भी बनाया और साथ ही साथ चमड़े के सिक्के भी चलाए। इसका वर्णन जो है गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में किया है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। शेर खां इस चौसा के युद्ध को जीत चुका है। अब उसका आत्मविश्वास जो है चरम पर पहुंच चुका है। उसी क्रम में जब हुमायूं दोस्तों पहुंचता है कन्नौज, कन्नौज अपनी राजधानी जो बिलग्राम है, कन्नौज पहुंचता है, तो पीछे शेर खां जो इस चौसा के युद्ध की जीत का मनोबल लिए हुए पहुंचता है और हुमायूं पर आक्रमण करता है। माना जाता है कि कन्नौज विलग्राम के युद्ध में हुमायूं पूर्णतः पराजित हो जाता है और दिल्ली एवं आगरा पर शेर शाह सूरी का आधिपत्य हो जाता है। और यहीं से 1540 ईस्वी से लेके 1545 ईस्वी तक शेर शाह सूरी राज्य करता है और फिर 1555 ईस्वी तक सूरी वंश का राज्य भारत पर रहता है। तो इस तरीके से भारत से निष्कासित हो जाता है हुमायूं। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हुमायूं से संबंधित हैं। हुमायूं की असफलता के कारण क्या रहे हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। उसने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया अपने भाइयों में ही, और उसके भाइयों ने उसकी सहायता करने के बदले उसी के खिलाफ विद्रोह किए। तो यह भी एक मुख्य कारण रहा उसकी असफलता का। और दूसरा कारण है शेर शाह सूरी की बढ़ती शक्ति को लगातार वह नजरअंदाज किए जा रहा था। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, जब चुनारगढ़ का किले का घेराव वह 1532 में करता है, उस समय उसके पास सुनहरा अवसर था शेर खां को खत्म करने का, लेकिन उसने वहां समझौता कर लिया। समझौता करने के बाद 5 से 6 साल मिल जाते हैं शेर खां को, जो उसके लिए सैन्य सशक्तिकरण के लिए एक सुनहरा अवसर हुआ। फिर उसके बाद उसने उसके खिलाफ ही चौसा का युद्ध लड़ा और उसे पराजित किया। फिर बिलग्राम के युद्ध में परास्त करके उसके भारत से निष्कासित कर दिया हुमायूं को। तीसरा जो आप देखेंगे मुख्य कारण रहा हुमायूं की असफलता का, वह विलासितापूर्ण जीवन था। उसका विलासितापूर्ण जीवन मतलब वह आप देखेंगे, अभी हमने आपको बताया बहादुर शाह जो था गुजरात वाले रीजन में जब उसे परास्त कर देता है हुमायूं, उसके बाद वह मांडू में जाकर विश्राम करने लगता है। तो यह उसका विलासितापूर्ण जीवन भी उसकी असफलताओं का एक कारण रहा। चौथा बिंदु देखिए उसकी असफलता का कारण हुमायूं की दुर्बलता। हुमायूं की दुर्बलता कैसे?
आइए इसको समझते हैं, हुमायूं की दुर्बलता कैसे रही। इतिहासकार लेन पूल कहता है कि हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण जो है उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। तो लेन पूल ने भी कहा है हुमायूं की दुर्बलता क्या थी, उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता जो थी उसकी असफलता का मुख्य कारण रही। अब देखिए हुमायूं का निष्कासित जीवन, यहां से जब 1540 ईस्वी में निष्कासित कर दिया जाता है शेर शाह सूरी के द्वारा। और दोस्तों चौसा के युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं जो है बिलग्राम का युद्ध लड़ता है, फिर उसके बाद वह अपने आप को शेर खां से शेर शाह सूरी बन जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, जिसे हम आगे सूरी वंश जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हुमायूं का निष्कासित जीवन, आगरा और दिल्ली पर शेर शाह का अधिकार हो जाने के पश्चात हुमायूं जो है सिंध होते हुए ईरान पहुंच जाता है, ईरान के शाह के पास चला गया। अपने निर्वासित जीवन के दौरान ही हुमायूं ने मीर अली अकबर, ये हमीदा बानो बेगम का पिता है मीर अली अकबर, इसी की पुत्री जो थी हमीदा बानो बेगम, इससे हुमायूं ने शादी की 1541 ईस्वी में। और इसके बाद देखेंगे कुछ समय के पश्चात अमरकोट के शासक के पास जब यह हमीदा बानो बेगम शरण लेती है, उसी समय 1542 ईस्वी में मुगल राजवंश का जो अगला सम्राट होगा अकबर, उसका जन्म होता है 1542 ईस्वी में उसका जन्म होता है। यह पॉइंट भी आप याद रखिए। अगला बिंदु है निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। जब भारत से वह निष्कासित कर दिया जाता है शेर शाह सूरी के द्वारा, तो वह काबुल में काफी समय तक उसने जीवन बिताया। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। 1545 में, ये वही वर्ष है जब शेर शाह सूरी मर जाता है। उसी समय आप देखेंगे काबुल और कंधार पर ईरान के जो शासक था शाह, ईरान के शाह की सहायता से कंधार एवं काबुल को पुनः एक्वायर कर लेता है। फिर 1553 ईस्वी में शेर शाह के उत्तराधिकारी जो था ये इस्लाम शाह, काफी इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों में आप देखेंगे इस्लाम शाह काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह अंतिम सबसे प्रतापी शासक रहा है सूरी वंश का। इसके बाद विलासी शासक आते रहे जो लगातार पतन की ओर सूरी वंश को ले जाते रहे। तो याद रखिए जो शेर शाह था इसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य लगातार विघटित होने लगा, और ऐसी स्थिति का ही फायदा उठाया हुमायूं ने। उसने अपनी राज्य की पुनः प्राप्ति के अवसर को भुनाने की कोशिश की। इसी वजह से उसने 1554 ईस्वी में अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा और 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। हुमायूं को यहाँ मौका मिल गया तो उसने 1555 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद 1554 ईस्वी में ही क्या हुआ, लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलुज नदी के किनारे पर एक स्थान है मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध काफी फेमस है। ये हुमायूं और अफगान सेना के बीच में ही होता है। याद रखिए अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हैवत खां। ये कई बार पूछा गया है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हैवत खां, और तातर खां जो था अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था। और जो हुमायूं का नेतृत्व कर रहा था वो बैरम खान कर रहा था। बैरम खान को अकबर के टाइम पर हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। संघर्ष के परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा। इस तरह संपूर्ण पंजाब जो था मुगलों के अधिकार में आ गया। 1554-55 ईस्वी तक संपूर्ण जो पंजाब वाला रीजन था वह हुमायूं के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। अब देखते हैं 1555 ईस्वी में जब पूरा पंजाब हुमायूं के अधिकार क्षेत्र में आया, तो उसके बाद अफगान और मुगल सेना के बीच जो युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध, हुमायूं के द्वारा यह लड़ा गया अंतिम युद्ध है, काफी महत्वपूर्ण है। सरहिंद का युद्ध अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर शाह कर रहा था और मुगल सेना का नेतृत्व जो कर रहा था बैरम खान। ये अकबर का संरक्षक बनकर भारत में आता है। तो याद रखिए बैरम खान जो था ये मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। और फाइनली अंतिम परिणाम जो होता है अफगानों की पराजय के साथ समाप्त हो जाता है यह युद्ध, और इस तरीके से दिल्ली और आगरा पर पुनः हुमायूं बैठ जाता है। इस तरीके से भारत से सूरी वंश का 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध के साथ समापन हो जाता है और भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। अब आइए देखते हैं हुमायूं की मृत्यु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डाटा।
जनवरी 1556 ईस्वी में, एक साल के बाद ही क्या होता है, दीन पनाह जो एक पुस्तकालय है उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब इसकी कब्र का निर्माण कौन कराता है, इसी की जो पत्नी है हमीदा बानो बेगम। याद रखिए, हुमायूं का जो मकबरा है वह हमीदा बानो बेगम के द्वारा ईरानी संस्कृति में बनवाया जाता है। और इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, याद रखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है। उसकी कब्र जो है ईरानी संस्कृति से प्रभावित होकर उसी की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाई जाती है। कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। अब आइए, एक महत्वपूर्ण डेटा और है जो कई बार आपसे पूछा गया है, ये हुमायूं के जीवन पर इतिहासकार लेन पूल क्या कहता है। कई बार ये स्टेटमेंट आपको दिया जाता है और पूछा जाता है ये किसके बारे में है। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही वह मर गया। तो ये हुमायूं के बारे में ही है, यहाँ पर वह लगा दिया जाता है, वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। यह इतिहासकार लेन पूल ने किसके बारे में कहा, तो याद रखिए हुमायूं के बारे में कहा। अब अंतिम बिंदु जो है, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए वह क्या करता था, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहना करता था। उसका ज्योतिष में विश्वास था। तो दोस्तों, ये जो था हुमायूं से संबंधित पूरा का पूरा डाटा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो श्रृंखला में ही आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ये मुगल वंश का दूसरा वीडियो था हुमायूं। आगामी मुगल वंश के वीडियो में हम देखेंगे सूरी वंश, जिसमें हम शेर शाह सूरी किस तरीके से 1540 ईस्वी में भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करता है और फाइनली 1555 ईस्वी में वह किस तरीके से सूरी वंश का समापन हो जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से वीडियो श्रृंखला को देखते रहिए। धन्यवाद।